हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल 10 दिनों में कैसे सीटेट को पास किया जाए। और इनमें हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, जिनमें से मैं 5 महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करूंगा, जो मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम पे अप्लाई की थी और पहली बार में ही सीटेट को अच्छे अंकों से पास किया था। तो आपको ये पूरा वीडियो लास्ट तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है। आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं भी केवल 10 दिनों में ही सीटेट को पास कर सकता हूँ। तो इनमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो एग्ज़ाम को देने से पूर्व जितना भी समय आपके पास बचा है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण आपको इन 5 बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर, दूसरे नंबर पर है पेडागोजी, तीसरे नंबर पर है टैग वर्ड्स, चौथे नंबर पर है टॉपिक्स और पाँचवें नंबर पर है मिस्टेक्स। तो इन सभी बातों को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को टच करने वाला हूं, जो कि आपकी हैं मिस्टेक्स, कि आप क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से आप सीटेट पास नहीं कर पाते। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। साथ ही साथ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को साथ ही साथ लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सीटेट का एक बार सिलेबस अच्छे से देख लेना है, क्योंकि जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें सिलेबस से ही एक प्रश्न पूछ लिया गया था, जो कि ईवीएस में पूछा गया था। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर पेपर। आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठें, तो आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो प्रैक्टिस सेट की जगह प्रीवियस ईयर पेपर के द्वारा प्रैक्टिस किया करिए, जो कि आपको ctet.nic.in की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और यकीन मानिए, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ता जाएगा और सीटेट आपका पहली बार में ही क्रैक हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण थिंग इसमें क्या होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे 150 नंबर का पूरा आपका पेपर होता है, जिसमें कि आपकी पेडागोजी 75 नंबर की पूछी जाती है और 75 नंबर का ही कंटेंट पूछा जाता है। तो आपको पेडागोजी पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। पेडागोजी में 75 में से कम नहीं तो 70 नंबर लाने ही लाने होंगे। तो पेडागोजी पर सबसे पहले बात करते हैं कि पेडागोजी आपको कैसे सॉल्व करनी है। सर्वप्रथम आपको स्वयं को अध्यापक मानकर पेपर सॉल्व करना होगा। तो जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर सॉल्व करने बैठें, तो अपने आप को ऐसा अज्यूम कर लेना है कि आप एक अध्यापक हैं। वैसे भी आप एक भावी अध्यापक तो हैं ही, तो अपने आप को अध्यापक मान लेना है। और साथ ही साथ ऐसा अध्यापक मानना है जो हमेशा बच्चे को प्राथमिकता देता है, ठीक है। और जैसा कि हमारा बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है और अध्यापक उसका सहायक, ये मानकर पेपर सॉल्व करना है। और जो सीटेट का पेपर है, वो पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव पर ही डिपेंड करता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो शिक्षा है अभी बाल केंद्रित शिक्षा है, इसलिए बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु होगा और अध्यापक उसका सहयोगी होगा। तो पेडागोजी सॉल्व करने में टैग वर्ड भी बहुत ही लाभदायक होते हैं। अगर टैग वर्ड्स को ध्यान में रखकर आप पेडागोजी सॉल्व करते हैं, तो आपकी 60 से 70% पेडागोजी टैग वर्ड से ही सॉल्व हो जाती है, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। आइए जानते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स के माध्यम से आप पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स का मतलब ये है, यदि ये किसी भी ऑप्शन में हुए टैग वर्ड, तो ये जो है बिल्कुल सही माना जाएगा, वो ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। जैसे कि पहला है अवसर देना, तो अवसर देना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये यदि किसी ऑप्शन में दिखता है तो बिल्कुल ऑप्शन सही माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं बताऊँ आपको, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? तो आपको अपने आप को शिक्षक मानना है वहाँ पे और देखना है किस तरह से आप ऑप्शन का चयन करेंगे। तो पहला है,
उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। दूसरा है, सुहेल को भाषा प्रयोग के आधिकारिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। तीसरा है, सुहेल को बार-बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। और हमारा चौथा है, सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो इसमें मैंने अभी आपको एक टैग वर्ड बताया था। क्या बताया था? अवसर देना। ठीक है, अवसर देना, प्रोत्साहन देना, ये दोनों ही पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। तो यही आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, ये होते हैं टैग वर्ड्स। इनकी सहायता से आप ऑप्शन को देखते ही सही कर देंगे। हालांकि आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर नहीं ना दिया हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला टैग वर्ड हो गया हमारा अवसर देना। ये यदि किसी ऑप्शन में हुआ तो वो ऑप्शन सही माना जाएगा। दूसरा है सर्वांगीण विकास करना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अगला है हमारा लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण, यानी कि बालक प्रधान वातावरण। ये यदि किसी ऑप्शन में है तो वो बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला हमें प्रोत्साहित या सम्मान करना, यानी कि बच्चे को प्रोत्साहित करना और बच्चे का सम्मान करना, यानी बच्चे को एक तरह से आपको भगवान मान लेना है क्लास में, तभी आपका सीटेट पास होगा। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, वर्तमान हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बाल केंद्रित आपको किसी भी ऑप्शन में दिखता है तो बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला है बच्चे को क्रियाशील बनाना। तो बच्चे को हमेशा क्रियाशील बनाना होता है। तो सीटेट में यदि ये क्रियाशील वर्ड अगर आपको कहीं पर दिखता है तो बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट है करके सीखना और हस्तपरक अनुभव, यानी बच्चा करके सीखे और बच्चा हस्तपरक अनुभव द्वारा सीखे, वो भी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। सृजनात्मकता शब्द अगर किसी में दिखता है तो वो बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न गतिविधि में लगाना, यानी गतिविधि आधारित शिक्षण, इसमें भी बिल्कुल सही माना जाएगा किसी भी ऑप्शन में है तो। नेक्स्ट है व्यवहारिक कुशलता, ये यदि किसी ऑप्शन में तो वो भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट है दैनिक जीवन से जोड़ना, ये भी बिल्कुल सही माना जाएगा। और गतिविधियाँ, प्रिंट समृद्ध माहौल, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल यदि ये भी आपको किसी भी ऑप्शन में दिखते हैं तो बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट है भाषा प्रयोग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदी में बहुत पूछा जाता है कि भाषा प्रयोग, संसाधन और बहुभाषिकता। तो ये यदि किसी भी ऑप्शन में आपको दिखते हैं ये वाले टैग वर्ड्स, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। और ये वाले जो हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स, ये यदि किसी ऑप्शन में दिखते हैं तो वो बिल्कुल गलत माना जाएगा ऑप्शन। यदि किसी भी ऑप्शन में केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली, इस तरह के शब्द दिखें तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत माना जाएगा, आपको देखते ही काट देना है। नेक्स्ट है रटना, याद करवाना, कंठस्थ करवाना, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड हैं। नेक्स्ट है दंड देना, बच्चे को दंड देना, सजा, दबाव, बोझ डालना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है बच्चे को हतोत्साहित करना, एक तरफ था बच्चे को प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव था। दूसरा है हतोत्साह, बच्चे को नेगेटिव, यानी नेगेटिव टैग वर्ड होगा बच्चे को हतोत्साहित करोगे तो, यानी ये ऑप्शन में होगा तो वो गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, वर्तमान हमारी शिक्षा बाल केंद्रित है तो ये बिल्कुल गलत माने जाएंगे ऑप्शन में होंगे तो। नेक्स्ट है खाली स्लेट या कोरी पट्टियाँ, तो ये भी किसी ऑप्शन में होगा तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लैंगिक असमानता, यानी कि किसी चीज़ में लड़के को अधिक वरीयता देना, लड़की को अधिक वरीयता ना देना, तो ये लैंगिक असमानता का कारण है। तो जैसा कि एग्जांपल देकर बताऊं, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आया भी है कि लड़के मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं होती, तो ये लैंगिक असमानता को दर्शाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट हमारा बच्चे को महत्व न देना, बच्चा निष्क्रिय होना, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड हैं। और है रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा, ये भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट हमारा तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली को बढ़ावा देना, ठीक है, ये भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सीमित कर देना बच्चे को किसी काम में, और व्याख्या विधि द्वारा पढ़ाना, ये भी हमारे नेगेटिव टैग वर्ड हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ये अगर ध्यान में रखकर आप पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपका पेपर बिल्कुल 100% सही माना जाएगा। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक्स की कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, और लास्ट में बात करेंगे कि कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से हम सीटेट क्वालीफाई नहीं कर पाते। तो टॉपिक्स कौन-कौन से पढ़ने हैं? पहला है हमारा वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और जीन पियाजे का सिद्धांत। ये आपको अच्छे से रट लेने हैं। इनसे तो कम से कम 4 से 5 नहीं तो 6 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएँगे इन तीनों टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धि, इनसे भी प्रश्न बनते हैं बहुत ज़्यादा। एनसीएफ 2005 ये तो रीड होता है सीटेट एग्ज़ाम की। तो एनसीएफ 2005 और आरटीई एक्ट 2009 इन दोनों को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। चौथा है मूल्यांकन, पाँचवा है आनुवांशिकता और वातावरण। इसका नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम, और सातवां है सृजनात्मकता। आठवां वृद्धि एवं विकास, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सिगमंड फ्रायड से भी प्रश्न बनते हैं, हावर्ड गार्डनर से तो 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ईवीएस के लिए, ठीक है। और यदि पेपर 2 है तो एनसीईआरटी पढ़नी है साइंस के लिए, जो कि आपको 6 से लेकर 8 क्लास तक पढ़नी पड़ेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी संस्कृत पैराग्राफ, जो कि आपके 30 नंबर गेन करवा सकते हैं। तो हिंदी संस्कृत पैराग्राफ पर विशेष बल देना है, और मैथ में आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। और पेडागोजी के लिए आपको इन टॉपिक्स को और पढ़ लेना है। एनसीएफ 2005 जो कि मैंने ऊपर बताया, प्रोफेसर यशपाल समिति, मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं संप्रदाय, प्रमुख खेल विधियाँ, समावेशी शिक्षा और शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक, तो इनसे भी प्रश्न बनते हैं पेडागोजी में। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन सी गलतियाँ स्टूडेंट करते हैं जिनकी वजह से उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले जानते हैं गोले भरने में गलती। तो सबसे पहले सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद गोले भरने बैठते हैं। तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तुरंत बाद ही गोले भरते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना है और गोला भरना है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको यही तरीका अपनाना है। नहीं तो यदि आप ऐसा करते हैं कि आपने सॉल्व किया पेपर, उसके बाद घोले भरे, तो आपका पेपर तो सॉल्व हो जाएगा, जो कि आपके पास ही रह जाएगा। और जो चीज़ आयोग के पास जानी चेक होने को, कॉपी, वो खाली रह जाएगी, उस पे गोले नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं बचता है लास्ट में। और साथ ही साथ गलतियाँ होने के चांसेस भी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं जब आप इकट्ठे गोले भरते हैं, क्योंकि एक तो लास्ट में कम समय बचता है और आप जल्दबाजी में कॉपी को भरते हैं, और साथ ही साथ गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, भाषा सॉल्व करने में करते हैं गलती। भाषा सॉल्व करने में गलती किस तरह से करते हैं? तो जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, यदि आपने भाषा फर्स्ट हिंदी लिखी होगी तो पेपर भाषा फर्स्ट में हिंदी लिखी होगी, और सेकंड में यदि संस्कृत ली होगी तो संस्कृत लिखी होगी, और यदि इंग्लिश ली होगी तो इंग्लिश लिखी होगी। तो मैं यहाँ पे दोनों की बात करना चाहूँगा, संस्कृत और इंग्लिश दोनों की। आपका 90 नंबर तक कोई दिक्कत नहीं है। 90 नंबर तक आप सीडीपी, ईवीएस और मैथ सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपको विशेष ध्यान देना है कि आपका जो 90 के बाद है भाषा फर्स्ट, यदि आपने हिंदी चुनी है तो आप हिंदी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि भाषा फर्स्ट आपने कोई और चूज की है तो आप वो सॉल्व करेंगे। हालांकि होता ये है कि ज़्यादातर बच्चे पेपर जो भाषा फर्स्ट होती है पेपर में, वो हिंदी ही चुनते हैं, ठीक है। तो आपको 90 नंबर के बाद क्या सॉल्व करना है, हिंदी सॉल्व करना है। और उसमें लिखा भी हुआ था, यदि आपने भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी ली है तो आप इसको सॉल्व करिएगा। उसके बाद यदि आप इंग्लिश वाले हैं तो आपको इंग्लिश ली है आपने भाषा सेकंड के रूप में, तो आपको भाषा सेकंड इंग्लिश सॉल्व करनी है। उसमें दी तो दोनों होंगी, भाषा फर्स्ट इंग्लिश और भाषा सेकंड इंग्लिश। तो आपको उसमें से भाषा सेकंड इंग्लिश सॉल्व करनी होगी, क्योंकि भाषा सेकंड के रूप में आपने लिखा है। तो आपको एडमिट कार्ड पर देखकर विशेष फोकस करना है। और संस्कृत वालों को तो कोई टेंशन है ही नहीं, उनके लिए संस्कृत का एक अलग से पेपर आएगा, जिसमें कि आपको
भाषा फर्स्ट सॉल्व ना करके भाषा सेकंड को सॉल्व करना है, ठीक है। यानी पीछे से आप देखेंगे तो भाषा सेकंड ली है संस्कृत, तो उसे सॉल्व करना है, ठीक है। भाषा फर्स्ट संस्कृत सॉल्व मत कर देना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। हालांकि यदि आप हिंदी 90 नंबर से सॉल्व कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो संस्कृत है वो हमारी भाषा सेकंड के रूप में सॉल्व करनी है, ठीक है। एक गलती और करते हैं कि क्रम से सॉल्व नहीं करते। पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट उठाएंगे, हिंदी सॉल्व कर लूँ मैं। डायरेक्ट हिंदी उठाने के चक्कर में भाषा फर्स्ट हिंदी सॉल्व करने की जगह भाषा सेकंड हिंदी सॉल्व कर देंगे, क्योंकि लास्ट में हिंदी होती है। और ऐसे ही चाहेंगे कि पहले संस्कृत सॉल्व कर लूँ, तो भाषा फर्स्ट संस्कृत सॉल्व कर देंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी। तो क्रम से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले CDP, उसके बाद जो सब्जेक्ट है हमारा मैथ या EVS जो भी है उसको सॉल्व करते जाएं, क्रम से सॉल्व करें। तो ये तो हो गई पेपर में करने वाली गलतियाँ। और पेपर से पहले तैयारी करते समय बच्चे कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, तो वो ये करते हैं कि अपना सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा जाने क्या क्या पढ़ते रहते हैं। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए और प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उनमें जो टॉपिक्स हैं या मैंने जो ऊपर वीडियो में जो टॉपिक्स बताए हैं उन्हीं का अध्ययन कीजिएगा। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका CTET मात्र 10 दिनों में ही क्वालिफाई हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।